अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने क्लास 9 के मैथ्स का स्टार्ट किया था, लेकिन चूंकि ये पिक्चर सही तरह से नहीं आ रही थी, इस वजह से उसको मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपके सामने। नहीं हूँ आपका टीचर इमरान। हम आपको जो मिड टर्म का कोर्स पढ़ाएंगे उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, ये आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं ना। ये हमारे पास है मिड टर्म का कोर्स, जो कि इंक्लूडेड कोर्स है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ चैप्टर हम 8 में पढ़ चुके हैं, कुछ चैप्टर हम 8 में पढ़ चुके हैं, और कुछ चैप्टर हम अभी 9 में पढ़ेंगे, मिड टर्म में, फिर फाइनल टर्म में। ठीक है। मिड टर्म में जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास है जो दूसरा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, ये हम पढ़ेंगे मिड टर्म में क्लास 9 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, जो कि थ्योरम का चैप्टर है, और थ्योरम का चैप्टर है, हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 12 लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, ये भी थ्योरम का ही चैप्टर है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी थ्योरम का ही चैप्टर है। इसमें हमारे पास 3-4 थ्योरम है, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो आ रहा है चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 17.2 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आया होगा थ्योरम 17.2। ये थ्योरम 17.2 नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 17.2 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि 17.1 हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास 8 में। अच्छा क्लास, अभी अपनी पहले चैप्टर की तरफ जाते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देख ले जरा। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बताते खुद क्या चीज है, ये हमारे पास हमारे बुक के पहली पेज पे तकरीबन आ जाता है, इंट्रोडक्शन। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले 1821 एंड 1895। मतलब किस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले मैट्रिक्स का आइडिया दिया, वो था आर्थर केले 1821-1895। An English mathematician of 19th century was who first introduced term matrix in 1860। 1860 में सबसे पहले उसने मैट्रिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया? द वर्ड मैट्रिक्स इज ए मैट्रिसेस इज ए प्लूरल ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स हम सिंगल को कहते हैं और मैट्रिसेस हम ज्यादा को कहते हैं। जब एक मैट्रिक्स से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम फिर मैट्रिसेस कहते हैं। अब आ जाते हैं अपनी मैट्रिक्स की डिफिनीशन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा डिफिनीशन। A list of number consisting of rows and columns with in a square brackets or parenthesis is known as matrix R। उसका एक दूसरा डिफिनीशन भी है, पहले इसको जरा दोबारा देख ले। A list of number consisting of rows and columns with in the square brackets are parenthesis is known as matrix। इसका एक दूसरा डिफिनीशन भी है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आता होगा। A rectangular array, rectangular array का मतलब है अरेंजमेंट। The rectangular arrangement of real numbers, the rectangular arrangement of real number is a 1 2 3 4 5 8, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सच एज 1 2 4 5 8, ये देखिए हमने अरेंज कर दिए। हमें 6 नंबर गिवन थे और हमने उसको 2 लाइनों में अरेंज कर दिया। एंड देन एनक्लोज्ड, और फिर उसको क्लोज्ड कर दी किस चीज में? बाय ए ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर इसको एनक्लोज्ड कर दे, इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। फिर ये हमारे पास क्या चीज बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। अब आप देख ले जरा इसको, आपके पास ये मैट्रिक्स सही तरह से बना है। ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 8। सिमिलरली हमारे पास इसके एक और आप ले सकते हो, दूसरा भी एक मैट्रिक्स दिया है 0 1।
टू 8 इज अनदर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। असल में मैट्रिक्स के बहुत सारे काइंड्स हो सकते हैं। ये जो आपने पहला मैट्रिक्स देखा, ये दूसरा देखा, ये हमारे पास सारे मैट्रिक्स के काइंड्स में फिर आ जाते हैं। आगे इंशाल्लाह जब हम काइंड्स पढ़ेंगे तो फिर आपको मैं समझाऊंगा कि मैट्रिक्स के काइंड किस तरह है। द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एंड सो ऑन। मतलब मैट्रिक्स का जो नेम होगा, मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। दूसरी बात, मैट्रिक्स के अंदर अगर आप इन रियल नंबर्स को किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो वो जो ए बी सी डी एलिमेंट्स की जगह अंदर लिखा जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, तो वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। और जो मैट्रिक्स का नेम होगा वो हमारे पास कैपिटल लेटर में होगा। अब देख ले जरा, नंबर इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स में नंबर होते हैं, आप लोगों ने अभी अभी देखा, ये देखिए मैट्रिक्स में जो नंबर है 0 1 2 8, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। इसको एलिमेंट्स कहते हैं या इसको एंट्रीज कहा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स या नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए मैट्रिक्स। अब अगर हमसे कोई पूछ ले ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स हमने किया है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा 4 एलिमेंट्स होंगे। या अगर कोई कह दे कि इसमें एंट्रीज कितने हैं, तो एंट्रीज और ये एलिमेंट जो है ये एक ही चीज है। इस वजह से आपको अगर ऑब्जेक्टिव में या किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में आ जाए एंट्रीज का आ जाए या एलिमेंट्स का आ जाए, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाया करें। ये हमारे पास इसकी एलिमेंट्स की बात करें जो 0 1 2 8 लिखा गया है। ठीक है क्लास। अब देखिए नीचे, इन द नंबर मैट्रिक्स कॉल्ड एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाता है ये हमारे पास असल में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाता है। अब अगर कोई ये पूछे कि मैट्रिक्स की हमारी सिंपल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, तो आपको मैं एक आसान सा हल बता देता हूँ। आप देख ले, आप जब किसी पार्किंग में चले जाते हैं, तो उधर जब गाड़ियां खड़ी होती है तो वो अगर डिसऑर्डर में खड़ी हो जाए तो फिर हर एक गाड़ी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और ना आने का रास्ता मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि फिर उसमें इतनी थोड़ी सी गाड़ियां आ जाएगी लेकिन वो कंजेस्टेड हो जाएगा, वो फुल अप हो जाएगा, उसमें और गाड़ियां नहीं आएंगी। लेकिन जब आप उसको रोज एंड कॉलम्स में मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो एक तो ये है कि किसी भी वक्त कोई भी गाड़ी उधर से निकल सकता है और कोई आ भी सकता है। दूसरा ये कि इसमें किसी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, मतलब वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाएगा। एक और बात, आप लोग जब क्लास में बैठते हो तो क्लास में भी हम आपको लाइनों में बैठा देते हैं, डिसऑर्डर नहीं बैठाते। इसका मतलब ये है कि हम आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में बैठा देते हैं। आप किसी जगह पे अपनी स्कूल में असेंबली में खड़े होते हैं तो आप उसको भी देख रहे होते हैं, वो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स का फॉर्म बन जाता है। बिल्कुल सीधे आप खड़े हो जाते हो। या मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द किसी खेतों में देखा होगा, जब कोई वो पौधे लगाते हैं या फल फूल लगा देते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा, वो भी लाइनों में लगा देते हैं। ये सारे हमारे पास मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल दे दिए कि जो आपके जहन के समझ में आ जाता है। अच्छा क्लास, फॉर एग्जाम्पल इन मैट्रिक्स ए 2 5 7 8, 2 5 7 and 8 आर द एंट्रीज ऑफ आर एलिमेंट्स। इसको हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा क्लास, ये पेज नंबर 3 है, इसको जरा देख ले। अब आप कहोगे कि ये मैट्रिक्स तो हम मुख्तलिफ तरीकों से भी लिख सकते हैं, वाकई लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने एक बात आपको कही नहीं है कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, डिफिनीशन में कहना चाहिए था, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। अब बात आ जाती है कि ये रोज और कॉलम क्या चीज है। अब जरा रोज और कॉलम की डिफिनीशन की तरफ आ जाए। इन ए मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 7 9 2 8, ये हमारे पास इसके एलिमेंट है। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इसमें मेरे पास रो क्या है, तो मेरा डिफिनीशन ये होगा कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने रोज है, तो मेरा जवाब होगा 3।
इसका मैं आपको एक आसान डिफिनीशन और बता देता हूं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब ये है हम रोज काउंट कर रहे हैं, और अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कॉलम काउंट कर रहे हैं। अब इस सामने वाली डिफिनीशन को देखो, ये आप अपने साथ लिख भी सकते हो। आप अपने साथ अगर लिखना चाहे तो लिख दे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ हम रोज काउंट करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ हम कॉलम काउंट करते हैं। अब अगर इसी मैट्रिक्स में आप देख ले तो 1 2 3 ये पहले रो में लाई कर रहे हैं, 4 5 7 ये सेकंड रो में लाई कर रहे हैं, 9 2 8 ये थर्ड रो में लाई कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि इस गिवन मैट्रिक्स ए में हमारे पास 3 रोज है। तो देखो रोज की डिफिनेशन को जरा दूसरी दफा पढ़ लो। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज, या एक अनदर एग्जांपल भी आप अपने साथ ले सकते हो कि द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, इसका मतलब ये हम रो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉलम की तरफ। कॉलम देखिए, ये वही बात जो मैंने अभी अभी आपको बता दी कि 1 2 3 आर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, 4 5 7 आर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, 9 to 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। एक और बात क्लास जो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये देखिए ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में है भी, ये देखिए 1 फिर काफी स्पेस बाद 2 लिखा है, फिर काफी स्पेस बाद 3 लिखा है, इसके दरमियान कोई साइन नहीं होता। ये नहीं होता कि कोई माइनस हो या कोई प्लस, हाँ अगर डिजिट के साथ अपना साइन आ जाता है तो वो ठीक है, वो करीब लिखा जाएगा, डिजिट के सामने लिखा जाएगा, करीब लिखा जाएगा। अदरवाइज मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के दरमियान न रोज में और न कॉलम में कोई साइन इन बिटवीन द डिजिट है, ऐसी कोई साइन इसके दरमियान नहीं है। ठीक है, हाँ मैंने फिर बता दिया कि प्लस साइन हम डिनोट नहीं करते। ये देखिए 1 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, सारे डिजिट पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव डिजिट हम किसी सिंगल डिजिट के साथ मेंशन नहीं करते। अब अगर ये डिजिट का साइन नेगेटिव होता तो वो इस डिजिट के सामने लिखा जा चुका होता। इन बिटवीन द डिजिट नहीं लिखा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं लिखा जाएगा जिससे ये तासुर चला जाए कि 1 + 2 या 2 + 3 या 4 + 5, नहीं, ये अलहदा अलहदा रोज और अलहदा अलहदा कॉलम से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ। देखिए ये इधर भी आपको समझा रहे हैं 1 2 3 ये है हमारे पास फर्स्ट रो, देख लेना उसको, फर्स्ट रो। 4 5 7 ये हमारे पास है सेकंड रो, 9 2 8 ये हमारे पास है थर्ड रो। तो मतलब ये हो गया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम रोज काउंट करते हैं, फ्रॉम और लेफ्ट टू राइट हम रोज काउंट करते हैं, या बुक की डिफिनीशन को अगर आप देख लो तो रोज जो है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली काउंट किए जाते हैं। अब 1 2 7 1 2 3 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, 4 5 7 ये सेकंड रो के एलिमेंट है, और 9 2 8 ये हमारे पास थर्ड रो के एलिमेंट है। ठीक है क्लास, अब आते हैं अपने नेक्स्ट। एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम, मतलब जो वर्टिकली हम काउंट करते हैं, जो वर्टिकली हम गिनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। इसका एक अनदर डिफिनेशन आप ऐसी भी कह सकते हो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ हम कॉलम काउंट करते हैं। दो दो डिफिनेशन मैंने आपको दोनों के बताए हैं। ठीक है, रो का एक डिफिनेशन था कि रोज को हम हॉरिजॉन्टली काउंट करते हैं, वी काउंट रोज हॉरिजॉन्टली, या वी द रोज रन्स हॉरिजॉन्टली। उसका दूसरा डिफिनेशन ये था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी काउंट रोज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी काउंट रोज। ठीक है, अब कॉलम की बात है तो इसकी भी दो ही डिफिनेशन है, एक मैंने आपको सामने स्क्रीन पे लिखवाई है और दूसरी डिफिनेशन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। And the vertical lines of numbers are called columns. इसका दूसरा डिफिनेशन ये तो बुक का है ना, and the vertical lines of numbers are called columns। तो इसका जो दूसरा डिफिनेशन है जो आप अपने साथ लिख दे वो ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम
टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम कॉलम काउंट करते हैं। अब जरा देख ले, कॉलम में कितनी कितनी एलिमेंट्स है? 149 आर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो जब आप 1 की तरफ देखते हो तो 1 की नीचे आ जाता है 4, 4 की नीचे आ जाता है 9, तो 149 हमारे पास फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 252, अगर हम दूसरे कॉलम को देख ले तो 2 से स्टार्ट होता है, 5 सेकंड एलिमेंट है, 2 फिर थर्ड एलिमेंट है। तो मैं इस तरह लिखूंगा कि 252 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। 252 हमारे पास सेकंड कॉलम की एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड 378, 378 आर द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब थोड़ा सा डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसको देख ले। ये हमारे पास एक फिगर है जो आपके सामने मैंने लिखवाई है, देख ले। ये एक मैट्रिक्स दिया है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7 9 2 8। ठीक है, जब आप रोज की तो आपको समझ आ गई है, क्योंकि वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि रोज कैसे किया जाता है, कि लेफ्ट से राइट की तरफ या हॉरिजॉन्टली हम रोज काउंट करते हैं। अब कॉलम की बारी है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम या वर्टिकली हम क्या काउंट करते हैं? कॉलम काउंट करते हैं। हम देख लेना, 149 ये पहला कॉलम है, 252 ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, 378 ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। फिर से बता दूं आपको, फर्स्ट कॉलम हमारे पास है 149, सेकंड कॉलम हमारे पास है 252 एंड थर्ड कॉलम हमारे पास है 378। ठीक है, तो हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स ए में 3 रोज और 3 कॉलम हो गए। कितने रोज और कितने कॉलम हो गए? 3 रोज और 3 कॉलम हो गए। इसके बाद आ जाता है हमारा मैट्रिक्स ए हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बता दिया, देयरफॉर मैट्रिक्स ए हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स की रेंज कितनी है, ये किधर से किधर तक है? हर एक चीज का जब आप मुआयना करते हो, एग्जामिन करते हो, तो कम से कम उसका स्टार्ट और उसका एंड आपको पता होना चाहिए कि मैं किधर से स्टार्ट कर रहा हूं और किधर मेरा एंड होगा। इसी वजह से मैट्रिक्स का भी कोई ऑर्डर या कोई डायमेंशन या कोई लिमिट होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है कितना। तो उसी को बुक ने कहा है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है क्या चीज? सुनिए, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स आइडेंटिफाई इट्स ऑर्डर। किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद आपके पास क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या चीज शो कर रहे हैं? ये आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर शो कर रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर शो कर रहे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम है, अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम है, तो फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। 2 और बड़ा सा दरमियान में क्रॉस मीन मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है, जो कि हम मल्टीप्लाई नहीं कहते, उसको हम क्रॉस कहते हैं। 2 क्रॉस 3, 2 रोज और 3 कॉलम, या ऐसे भी लिखा जाता है 2 दरमियान में थोड़ी सी स्पेस, फिर बी वाई बाय और फिर 3। इसका मतलब भी वही हो जाता है जो मैंने आपको इससे ऊपर बता दिया। अब आते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स ए, ए 857 ये फर्स्ट रो हो गया, 349 ये सेकंड रो हो गया। तो देखिए इसमें टोटल हो गए 2 रोज। अब कॉलम में गिनना चाहूंगा तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम 83 फर्स्ट रो कॉलम, 54 सेकंड कॉलम, 79 थर्ड कॉलम। तो हमें इतनी पहचान हो गई कि हमारे पास इस मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 3 कॉलम है। किस तरह 2 रोज और 3 कॉलम है? 8 से स्टार्ट करो 5 और 7 तक आ जाओ, ये पहला रो हो गया। 3 से स्टार्ट करो 4 और 9 इंक्लूड कर दो तो 3 4 9, तो ये हमारे पास सेकंड रो हो गया। तो 2 रोज हो गए। अब कॉलम की बात है तो 8 to 3 फर्स्ट कॉलम, 5 to 4 सेकंड कॉलम, 7 to 9 थर्ड कॉलम। तो इस गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, रोज एंड the given matrix A has 2 rows and 3 columns. Therefore,
ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आप कैसे लिखोगे? देखो जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 2/3। देखो 2 फिर स्पेस दिया है, फिर बाय दरमियान में लिखा है और फिर 3। ये जब कोई भी देखेगा ना तो उसको समझ आ जाएगा, अगर उसके सामने मैट्रिक्स है भी नहीं, ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है ना, इससे पहले थोड़ा सा लिखा है, उसमें जो 2 रोज और 3 कॉलम थे, अगर आपने वो मैट्रिक्स लिखा भी नहीं है और किसी को सिर्फ ये ऑर्डर बता दो ना कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, तो वो आपको डायरेक्टली कहेगा कि आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए 2x3, जो मैंने आपको अभी इससे पहले बता दिया कि इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हम लिखते हैं, लेकिन उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कहते, उसको हम क्रॉस कह देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/3, अब या 2x3। अब अगर ये मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज था, 3 रोज और 3 कॉलम थे, तो हम लिख देते थे 3/3 या 3x3। अगर इसमें 2 रोज और 2 कॉलम थे तो हम लिख देते थे 2/2। अगर इसमें 1 कॉलम और एक ही रो था तो हम कह देते थे 1x1। ठीक है क्लास। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इसकी तरफ। देखिए सिमिलरली एक मैट्रिक्स बी लिखा है, ये हमारे पास है, एक ही रो है, इसमें एक ही रो है, लेकिन अगर आप इसके कॉलम को देख ले तो 3 है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाओ तो 2 5 7, एक ही रो है, एक रो में लाई कर रहे हैं। अगर आप कॉलम की बात कर रहे हो तो टॉप से बॉटम की तरफ, तो ऊपर से आ जाओ 2 1 5 सेकंड 7 थर्ड, ये हमारे पास 3 कॉलम हो गए, एक रो और 3 कॉलम। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 1/3। देखिए साहब स्क्रीन को, 1/3 मतलब एक रो और 3 कॉलम। ये ऑर्डर असल में इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहे हैं। अब अगर एक लड़का इस तरह कर देना कि वो ये कॉलम की तादाद आगे लिख के और रोज की तादाद बाद में लिख के, बस वो कहे कि मैंने तो वही लिखा है 3 कॉलम्स और एक रो, लेकिन जो देखेगा वो समझ जाएगा कि इसमें तो 3 रोज और एक कॉलम है, तो जो मैट्रिक्स को देखेगा तो वो उलट होगा। इस वजह से हमेशा जब भी आप ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स लिख रहे हो तो पहले नंबर ऑफ रोज, फिर बाय और फिर नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप लोगों ने बाय मिस्टेक या बाय अपनी तरफ से कि बस चलो हमें समझ आती है, नंबर ऑफ कॉलम पहले लिखा, नंबर ऑफ रो बाद में लिखा, तो आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा, आपको उस ऑर्डर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिसेस हमारे पास कब इक्वल होंगे? हमारे पास दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? हमारे पास दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे, इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज इक्वल टू बी। ए बी के बराबर होगा कब बी के बराबर होगा? द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। अगर इस दो मैट्रिसेस ए और बी में अगर ये दो बातें मुश्तरक है, मतलब कॉमन है, ठीक है, अगर इन दोनों मैट्रिसेस में ये दो बातें कॉमन है तो फिर हम कहेंगे कि बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। अगर इन दोनों में से एक बात भी, एक एक ऑप्शन भी मतलब नहीं आ रहा आपके पास, ठीक नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएं कि बोथ द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो देखो कंडीशन में बता रहा हूं, बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस। हम दोनों मैट्रिक्स ए और बी को तब इक्वल कहेंगे जब उसमें हमारे पास ये दो बातें आ रही हो जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। क्या मतलब? द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स हैव द सेम, मतलब बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, या इन अदर वर्ड आपकी स्क्रीन पे लिखा जा चुका है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल। ये पहला शर्त है। दूसरा कंडीशन क्या है? देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब ये करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाली बड़ी जबरदस्त बात है। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या मतलब है? आपके पास मैट्रिक्स ए है, उस वो भी 2/2,
मतलब 2 रोज और 2 कॉलम है, और आपके पास मैट्रिक्स बी है, उसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो पहली बात तो सेटिस्फाइड हो गई कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर है। अब दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं, देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ए का पहला एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, ए का सेकंड एलिमेंट बी के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, ए का थर्ड एलिमेंट बी के थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, और ए का फोर्थ एलिमेंट बी के फोर्थ एलिमेंट के बराबर होगा। तो तब हम कह सकेंगे कि बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। देखो फिर से ये मैं दोहरा रहा हूं ये बात, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज है। आपके 1.1 पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन इक्वल मैट्रिसेस सबसे मुश्किल टॉपिक है, जो आपको फिर आगे समझ नहीं आएगी। इस वजह से कह रहा हूं कि अभी से इसको सीख जाए। दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस सेम, या इस तरह जैसी स्क्रीन पे लिखा है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। नंबर 2, देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। अगर उसके मुकाबले वाले एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब ये दो बातें अगर दोनों मैट्रिसेस में है, तो दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। अगर इन दोनों बातों में से एक बात भी आपके पास इस मैट्रिक्स में नहीं है, इन दोनों में, तो इसका मतलब है ये मैट्रिसेस बराबर नहीं है। फिर से बता दूं, both have the same order. Number second, their corresponding elements are equal. corresponding का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स की बी के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, मैट्रिक्स ए का सेकंड मैट्रिक्स बी के सेकंड के बराबर होगा, मैट्रिक्स ए का थर्ड मैट्रिक्स बी के थर्ड के बराबर होगा, और मैट्रिक्स ए का फोर्थ मैट्रिक्स बी के फोर्थ के बराबर होगा। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल होने की सबूत है। अब तो ये दो मैट्रिसेस आपके पास क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। अब जरा इस एग्जांपल को देख ले, ये दो मैट्रिसेस है आपके पास, ए और बी। ए में आपके पास है 1 3 -4 2, एंड बी 1 3 -4 2 आर इक्वल मैट्रिसेस। बुक कह रही है दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों में देख लो ना, फर्स्ट की ऑर्डर देख लो, मैट्रिक्स ए की ऑर्डर देख लो, 2 रोज 2 कॉलम। मैट्रिक्स बी के ऑर्डर देख लो, 2 रोज 2 कॉलम। ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरी कंडीशन को देख लो, दूसरी कंडीशन को देख ले आप, कि आपके पास जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का क्या मतलब है? 1 1 के बराबर, 3 3 के बराबर, -4 -4 के बराबर, 2 2 के बराबर। सो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो गए। सो बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। अब जरा सेकंड को देख ले, ये सेकंड दो मैट्रिसेस है आपके पास, सी ओवर डी। अगर आप सी डी को देख लेना, तो दोनों का ऑर्डर तो बराबर है, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर बराबर है। लेकिन अगर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तरफ आ जाए ना, तो वो बराबर नहीं है। सी में पहला एलिमेंट है 4, लेकिन डी में पहला एलिमेंट है 2। सी में सेकंड एलिमेंट है 5, डी में सेकंड एलिमेंट है 5। सिर्फ एक एलिमेंट के चेंज होने से इसका करस्पॉन्डेंस एलिमेंट बराबर सारे नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट बराबर नहीं है, बाकी अगर तीनों बराबर भी है तो इससे हमारा काम नहीं होता। हमने स्टार्ट में ही कहा है कि ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो इस वजह से अगर इन दोनों में से एक भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं है। ये सामने लिखा है आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? इक्वल नहीं है। देखिए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कुछ दो डिफिनीशन है, एक दो छोटी छोटी डिफिनेशन है, इसको जरा देख ले। स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर। हम किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? तब कहेंगे व्हेन द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। सॉरी, अगर इसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स इज स्क्वायर। अब देखो ना, ये एक एग्जांपल दिया है, 2 रोज 2 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, इसका ऑर्डर है आर। ये ऑर्डर दूसरा, ये देखिए एक सेकंड एग्जांपल दिया है, सिमिलरली बी, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने कहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए। तो जब ये बराबर है तो इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
एंड ये देखो एक और मैट्रिक्स डी सी, ये 8 एक एलिमेंट है इसमें, लेकिन इसमें एक रो और एक कॉलम है, इस वजह से ये भी हमारे पास क्या चीज है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि बोथ द मैट्रिसेस द मैट्रिक्स इज नॉट ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। देख लो ना, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, सो इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर की डिफिनीशन को फॉलो नहीं कर रहा। स्क्वायर का डिफिनीशन ये था कि बोथ द रेज द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, लेकिन इधर हमारे पास रेक्टेंगुलर में है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। तो जब इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर है, जब इक्वल है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, इन तमाम में आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। अच्छा बच्चे, इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये जो आपको मैंने डिफिनीशन बताए हैं क्लास, डिफिनीशन आप लोगों को मैंने बताई है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, ये कॉलम की, ये रोज की और ये मैट्रिक्स की, ये आप अपने साथ लर्न कर लिए, आपका आज का होमवर्क हो गया। सर सबसे 100 पार्टिसिपेंट्स थे, हमने सर ये मैट्रिक्स की डिफिनेशन बच्चे एक बंदा बोला करे, एक बंदा। एक्सक्यूज मी सर, 100 पार्टिसिपेंट थे, उसकी वजह से हमने जो है पूरा लेक्चर नहीं सुना। बच्चे तो इंशाल्लाह क्या करें अब? बच्चे इंशाल्लाह कल ये सब कुछ ठीक होगा। सर ये दूसरा दिन था तो सिस्टम में थोड़े मसले थे, कल सारे ठीक होंगे, ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, बच्चे एक बंदा बोला, एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? इंट्रीज और एलिमेंट, ये एलिमेंट को कहा जाता है जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा जाता है ना, इसको इंट्रीज या एलिमेंट कहा जाता है। सर कल सब सर से समझाए, हमने तो कुछ भी नहीं समझा। बच्चे मुझे पता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ कराऊंगा, लेकिन थोड़ी ये करे कि आज ये 2 दिन सिस्टम, बच्चे ये 2 दिन सिस्टम, ये 4 डिफिनेशन मैंने बताया जी। बच्चे बताए ना, होमवर्क बच्चे मैंने दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेक्टेंगुलर एंड विच आर स्क्वायर, ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेपरेट करें। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क हो गया। सर समझ नहीं आता फिर किस तरह का? बच्चे सुनो जरा ये आप कॉपी में करें, प्रैक्टिस करें इस पे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। सर जी, और अगर टेबल ज्वाइन कैसे?